हेलो एवरीवन, नमस्कार। मुझे देख रहे सभी दर्शकों का मैं बीइंग ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हाजिर हूं दोबारा आप सबके बीच में आज का दूसरा प्रैक्टिस सेशन लेके, जिसमें हम लोग 12 दिसंबर 2019 को शिफ्ट 1 में जो 50 मैथ्स के क्वेश्चन पूछे गए आपसे सीपीओ 2019 के एग्जाम में, वो सारे क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करने वाले हैं विद प्रॉपर एनालिसिस। इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपको स्टेटमेंट देखने को मिलेगी। डेली प्रैक्टिस सेशन आपके लिए चलाए जा रहे हैं ताकि आप लोग सीजीएल 2020 की प्रिपरेशन और अच्छे से कर सकें। वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊं वो आपसे मिस ना हो। क्वेश्चंस जो इस सीरीज में आपको कराए जा रहे हैं, 1500 से 2000 क्वेश्चन इस सीरीज में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। वो सारे क्वेश्चन आपके लेटेस्ट टीसीएस पैटर्न पे क्वेश्चन आपसे जो पूछे गए हैं 18, 19, 20 एसएससी के सेट्स में, वो सभी क्वेश्चन सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के आपको यहाँ पर कराए जा रहे हैं। और लास्ट मिनट पे जाके प्रिपरेशन जब आपकी पीक पे है, रिविजन करने का बेस्ट तरीका है कि आप प्रीवियस ईयर मॉक सॉल्व करें। मेरा खुद का स्कोर सीजीएल प्री 2019 में मैथमेटिक्स में 50 आउट ऑफ 50 था, मेंस में मेरा 197.5 आउट ऑफ 200 स्कोर था। तो आप मुझ पर रिलाय भी कर सकते हैं इस चीज़ पे कि जो आपको प्रिपरेशन एक टेक्निक बताई गई है लास्ट मोमेंट पे जाके, वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है। मैं प्रतीक सेठी इससे पहले काफ़ी सारे सेशन कंडक्ट कर चुका हूँ मैं। 19 सेशन आपको दे चुका हूँ, जिसमें सीपीओ 2020 सारा हो चुका है, सीजीएल 19 के सारे सेट्स हो चुके हैं, और सीपीओ 19 के जोड़ लगा के इसके बाद 3 शिफ्ट और बची हैं, तो 3 प्रैक्टिस सेशन और होने वाले हैं सीपीओ 19 के। उसके बाद आपकी सीपीओ 19 भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो अभी आपको आई बटन पे प्लेलिस्ट दिख जाएगी, जो भी डेली प्रैक्टिस सेशन की मैंने अभी तक आपको सेशन पूरे प्रोवाइड किया 19, वो सारे आपको अभी आई बटन पर दिख जाएंगे। और इससे पहले मैं बात कर लूँ कि इससे पहले मैं काफ़ी चैप्टर भी करा चुका हूँ। टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, वर्क एंड वेजेस रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर एंड लिगेशन, एज, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन, बोट एंड स्ट्रीम। तो ये सारी चैप्टर का प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे दिख जाएगा। जो भी सीरियस एस्पिरेंट है एक बार ज़रूर गो थ्रू हो। आपको जो भी कंटेंट प्रोवाइड किया गया बिल्कुल अप टू डेट है, 100% प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और आने वाले टाइम में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित हो सकते हैं, वो सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चैप्टर्स में। चैप्टर की प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये सारे लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। और ये हमारी वेबसाइट है, टेलीग्राम चैनल आप लोग ज्वाइन कर ले। फेसबुक, यूट्यूब पे आपको फ्री मैथमेटिक्स कोर्स, फ्री प्रैक्टिस सेशन, और जो भी आती रहती है गवर्नमेंट की नोटिफिकेशंस, उस पर भी मैं कंटेंट बनाता रहता हूँ, सारा यूट्यूब पे डालता रहता हूँ। आप देख सकते हैं, चैनल पे विजिट कर सकते हैं। और किसी को इंक्वायरी हो ईमेल आईडी पर मेल कर देना, कोई डाउट आए व्हाट्सएप पे पूछ लेना। और आज की क्लास का शुभ आरंभ, मतलब इस वीडियो का शुभ आरंभ हम इस क्वेश्चन से करते हैं। 12 दिसंबर शिफ्ट 1 का पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन में बोला है सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड इन इक्विलेटरल ट्राइंगल ऑफ साइड इतना। आपने देखा इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो साइड कितनी हो गई, 24, 24, 24, क्योंकि आपको पता है इक्विलेटरल जो ट्राइंगल होता है उसमें तीनों साइड जो होती है इक्वल होती है। फिर आपको बोला है क्या, व्हाट इज द एरिया ऑफ द स्क्वायर इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। पहली बात तो आपने देखा कि सर्कल जो है इंस्क्राइब्ड है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। आपने देखा कि ये जो है इंस्क्राइब्ड है, मतलब इन सर्कल है। इन सर्कल की क्या बनती है, इन रेडियस बनती है। इन रेडियस को हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, छोटा आर से। फिर आपने देखा इन रेडियस जो होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में, साइड अपॉन 2√3। तो आपने देखा साइड कितनी है, आपने देखा साइड है 24 और 2√3 आपने किया, तो आपने यहाँ से देखा 12, और 12√3/3 अगर मैं लिखूं तो 4√3। मतलब जो इन रेडियस आपके पास आई है, जो इन रेडियस आई है इस सर्कल की, मतलब इस सर्कल की जो रेडियस आपके पास आई है वो कितनी आ गई, 4√3। तो आप एक चीज देखेंगे यहाँ से कि ये सर्कल, अब ये वाला सर्कल जो है मैंने बाहर बना लिया, इसके अंदर जो है स्क्वायर इंस्क्राइब्ड है। मतलब स्क्वायर कुछ यहाँ पे इंस्क्राइब्ड होता, यहाँ पे कुछ ऐसा बनता, तो मैंने इसको अलग फिगर में ले लिया। ठीक है, तो हमने देखा क्या कि सर्कल है। अब मैं एक बात करूँ क्या कि अगर मैं यहाँ से लेके ये चीज़ जोड़ दूँ, आपको पता है कि स्क्वायर का जो डायगोनल होता है वो सर्कल के सेंटर से पास होता है। मतलब जो अगर हमने एक सर्कल बनाया उसके अंदर हमने एक स्क्वायर इंस्क्राइब कर दिया, तो स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो सेंटर से पास होगा। अभी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे सर्कमफ्रेंस के जा रहे हैं और सेंटर से पास हो रहे हैं, तो आपको पता है ये क्या बन गया, डायमीटर। आपने देखा रेडियस है 4√3, तो डायमीटर कितना हो गया, 8√3। तो आपने देखा कि जो डायगोनल हो गया स्क्वायर का वो कितना हो गया, आपने देखा 8√3। तो आपने देखा कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता क्या, अगर डायगोनल के फॉर्म में देखूं मैं, आपको पता है एरिया स्क्वायर जो होता है वो डायगोनल का स्क्वायर अपॉन हाफ होता है। अपॉन हाफ नहीं, अपॉन 2 होता है, मतलब हाफ डायगोनल का स्क्वायर जो होता है वो एरिया ऑफ स्क्वायर हो जाता है। तो आपने देखा 8√3 का स्क्वायर कितना हो गया, 64 × 3/2। तो आपने देखा ये गया 32 पे 32 दिया, कितना हो गया 96। तो 96 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सेकेंड क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन जो
प्रैक्टिस सेशन आपको 17 और 18 कराए गए, उन दोनों प्रैक्टिस सेशन में क्वेश्चन आया। आपको मैंने बताया था तरीका कि जब भी आप इन तीनों नंबर को किसी हाईएस्ट पॉसिबल नंबर से डिवाइड करेंगे तो जो आपका रिमाइंडर आएगा वो तीनों में रिमाइंडर आएगा। तो आप क्या देखें, आप देखें, आपको पता है 3 नंबर का जो HCF होता है या 3 नंबर में जो रिमाइंडर भी ऐड हो रहा है, अगर उनका HCF देखते हैं तो उनके डिफरेंस के HCF के इक्वल होता है। आपने देखा इसमें भी कुछ नंबर, जो एक तो नंबर है जो परफेक्टली कटेगा, फिर प्लस रिमाइंडर हुआ है, फिर इसमें कुछ है जो परफेक्टली कटेगा प्लस रिमाइंडर। तो आपने देखा प्लस रिमाइंडर, और अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस देख लूँ तो आप कहेंगे कि यार डिफरेंस जब हम इसका करेंगे तो रिमाइंडर तो कट ही जाएगा। तो आपके पास प्रॉपर एक नंबर आ गया, कितना, 1921। अब ये प्रॉपर जाएगा, किस पे जाएगा, जो ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर मतलब x होगा। तो आपने देखा 1921, इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, 3842, और इन दोनों का डिफरेंस कितना आ गया, आपने देखा इन दोनों का डिफरेंस आ जाएगा कुछ 63 और 57 63 आ जाएगा। फिर आपने देखा ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा है 1921 इंटू 1, 1921 इंटू 2, 1921 इंटू 3 लिखा है। मतलब आपने देखा कि आपके पास HCF क्या आ गया इनके डिफरेंस का, 1921। मतलब 1921 से अगर मैं इन तीनों नंबर को भाग दूं तो रिमाइंडर कितना आएगा, सेम आएगा। तो आपने देख लिया, आपने क्या किया, आपने 3738 को 1921 से भाग दिया। आपने देखा कि एक बार ही जाएगा 1921 में, फिर देखते हैं लास्ट में बचेगा क्या, 17, और फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा, 9 8 1817। तो आपने देखा कि रिमाइंडर जो है वो जो कॉमन रिमाइंडर है वो क्या है, वो ये है। और HCF जो है मतलब x की वैल्यू जो है वो ये है, ग्रेटेस्ट पॉसिबल नंबर मतलब HCF जो है वो ये है। तो x ये आ गया, y ये आ गया। अभी आपको पूछा है सम ऑफ x प्लस वाई, तो x प्लस वाई का जोड़ निकाल दो। आपने देखा कि अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो कितना आ जाएगा, 3738 ही आ जाएगा। ठीक है, 3738 ही आ जाएगा। या फिर आप सीधा भी कह सकते थे कि अगर आपसे पूछा है क्या व्हाट इज़ द सम ऑफ x एंड y, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा कि पहले नंबर पे, चलो अभी इतना दिमाग नहीं लड़ाएंगे, आप लोग इतना ध्यान रखें, सिर्फ ज़्यादा देने के चक्कर में भूल जाएंगे आप ये भी चीज़। ठीक है, आपने देखा क्या कि पाइप A और B जो है किसी टैंक को खाली करता है 16 घंटे में, भरता है, सॉरी, खाली टैंक को भरता है 16 घंटे में, और पाइप C जो है वो खाली करता है उसी टैंक को 24 घंटे में। आपने एक चीज़ देखी क्या, आपने देखा कि A और B अगर साथ में मिलकर टैंक को भरे कितने टाइम में भरेंगे, 16 आवर में। अगर C जो है अकेला अगर टैंक को खाली कर रहा है तो कितने टाइम में कर रहा है, 24 आवर में। आपने देखा कि अगर मैं इसको काट दूं तो 2:3 आ गया। मतलब टाइमिंग का जो फर्क है वो 2:3 का है, कि जितना इसको टाइम 2 लगता है तो इतना टाइम इसको 3 लगता है। मतलब जितने में ये भरता है 2 रेशो में, उतने में खाली करता है 3 रेशो में। आपने देखा इसने भरा, A और B ने भरा 10 घंटे में, तो आपने देखा 2 की वैल्यू 10 आ गई तो 1 की वैल्यू 5 आ जाएगी। अभी बोला है A और B ने 10 घंटे में जितना भरा, उसके बाद A और B को बंद कर दिया, C को चालू किया, तो C कितने टाइम में उस भरे हुए को जो A और B ने 10 घंटे में भरा है उसको खाली कर देगा। तो आपने देखा 2 घंटे, 2 की वैल्यू कितनी आ गई 10 घंटे, 1 की कितनी आ गई 5, तो 3 की कितनी आ जाएगी 15 घंटे। मतलब इतना छोटा क्वेश्चन है, कोई बता दे तो मुझे बता देना। ठीक है, तो आपने क्या देखा, आपने सिर्फ इतना देखा जितने टाइम में 2 काम A और B करते हैं ना, C 3 टाइम लेता है। तो आपने देखा नहीं, A और B जिस काम को 2 टाइम में करते हैं ना, C उस काम को करने का 3 टाइम लेता है। तो आपने देखा कि इन्होंने लिए 10 घंटे, तो ये कितना लेंगे 15 घंटे, ये कितना लेगा 15 घंटे। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत कर लिया। अ सर्टेन सम इज इन्वेस्टेड एट इतना फॉर 5 ईयर्स। अगर वो इतने % ज़्यादा पे इन्वेस्ट हो जाता 5% पे, तो उसका इंटरेस्ट, आप पहली बात तो ये देखें कि ये जो 9200 ब्याज है ना, रेट इंक्रीज करने पे 9200 जो ब्याज है वो कितने साल का है, 5 साल का। आप पहले तो ना कितने साल का निकालें, आप सबसे पहले जो काम करेंगे वो क्या करेंगे, आप इसका 1 साल का ब्याज निकालेंगे। आपने देखा कि 1 साल का ब्याज आपका आ कितना जाएगा, आपने देखा कि यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 1940 आ जाएगा। आपने देखा 1 साल का ब्याज इतना इंक्रीमेंट हो रहा है। फिर आपने देखा कि परसेंटेज कितनी इंक्रीमेंट हुई, इतनी, रेट कितना इंक्रीज़ हुआ इतना, और सिंपल इंटरेस्ट कितना इंक्रीज़ हुआ ये। 1% की वैल्यू निकाल लेंगे, 1% की जो वैल्यू आपकी आएगी वो कितनी आ जाएगी, आपने देखा 3, और फिर 44, 3 8 आ जाएगी। एक सेकेंड, 1940 एक बारी मैं चेक कर लूँ, 9200 डिवाइड बाई 5, तो ये 1840 आ जाएगा। यहाँ हमारी मिस्टेक है, ये 1840 हो जाएगा। ठीक है, तभी यहाँ पे आंसर में गड़बड़ी आ रही थी।
और फिर 1840 को अगर मैं दूँ 5 से भाग तो आपने देखा कि 368 आ जाएगा। ठीक है, तो 1% की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई 368। तो आपने देखा कि 100% जो कि प्रिंसिपल की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 36,800। क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत पूछा गया है क्वेश्चन में बोला था प्रॉफिट ऑन सेलिंग एन आर्टिकल इतना इज इक्वल टू 3 टाइम्स द अमाउंट ऑफ लॉस। पहले बात तो आप ये देखें, क्या आप देखें कि प्रॉफिट और लॉस का रेशो क्या है, मतलब अगर मैं 1100 पे बेचूं तो कितना प्रॉफिट होगा अगर मैं उसको 700 के लॉस में बेचूं। तो आपने देखा कि यार लॉस का ना 3 गुना है प्रॉफिट। तो आपने मान लिया कि लॉस अगर मान लो 1 हुआ है तो प्रॉफिट कितना हुआ है, आपने देखा प्रॉफिट जो है 3 टाइम्स हुआ है। तो आपने देखा प्रॉफिट और लॉस का रेशो कितना आ गया 3:1। फिर आपको क्या करना है, आपने लिखा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट वाला, लॉस वाला सेलिंग प्राइस लिखा, आपने इन दोनों का डिफरेंस देखा कितना गया 400। फिर आपने 400 को 3:1 में तोड़ दिया। आपने देखा 400 को अगर आप 3:1 में तोड़ोगे तो आप देखोगे 4 की वैल्यू 400 तो 3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 और 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100। आपने देखा ये सेलिंग प्राइस, ये प्रॉफिट, ये सेलिंग प्राइस, ये लॉस। तो आपने क्या किया, कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या किया, आपने सेलिंग प्राइस को प्रॉफिट से माइनस कर दिया। तो आपने देखा वैल्यू कितनी आ गई 800। और ऐसे ही अगर आप देखें कि सेलिंग प्राइस और लॉस को अगर मैं जोड़ दूं तब कॉस्ट प्राइस आता है वैल्यू कितनी 800। याद रखना ये दोनों वैल्यू हमेशा इक्वल आने वाली है। आपने देखा कॉस्ट प्राइस आपका 800 आ गया। क्वेश्चन में बोला है टू गेन 12.5% द आर्टिकल मस्ट सॉल्व एट। आपने देखा 12.5% होता कितना है 1/8, मतलब इसको बेचना कितने पे 9/8 पे। आपने देखा एक जो है प्रॉफिट हो गया, ये जो है सीपी हो गया। तो आपने देखा कि एसपी जो होता है वो क्या होता है सीपी, और 8 पे 1 प्रॉफिट हुआ मतलब 9/8। तो आपने देखा कि ये कितना आ गया, सेलिंग प्राइस जो आ जाएगा आपके पास कितना आ जाएगा 900 आ जाएगा। ये बेस्ट वे है, इससे आसान तरीका इसका हो नहीं सकता। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो कितना आसान है। अब आपको अगर x² माइनस XY प्लस y² की वैल्यू निकालनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको 21/256 को डिवाइड देना पड़ेगा किससे। आपको पता है इसके 2 फैक्टर होते हैं, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये। अब आपको पता है कि अगर इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 16 और 7/16 आ गया। तो आपने देखा x² प्लस y² माइनस XY की वैल्यू कितनी आ गई 7/16 आ गई। तो आपसे पूछा गया, आपसे पूछा ट्वाइस ऑफ। आप पहली दोनों इक्वेशन को जोड़ दो। आपने पहली दोनों इक्वेशन को जोड़ा तो आपने देखा 10/16, जिसको आप लोग क्या बोलेंगे 5/8, करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। पहली बात तो आप इसमें थीटा को 60 डिग्री नहीं पुट कर सकते, क्यों, क्योंकि साइन 60 हो जाएगा √3/2, फिर वैल्यू सॉल्व करनी हो जाती है मुश्किल। ठीक है, और फिर आप 30 और फिर आप 30 रख के देख लेते हैं। आप इसमें 30 रखोगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 15/4, तो 1 + 15/4 कभी भी 7 नहीं होगा। फिर आप √2 नहीं रख सकते, तो √2 तो आप सॉल्व करें फिर इसको, क्योंकि √2 रखेंगे फिर 7 को यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे बनाएंगे कैसे लेफ्ट हैंड साइड में। तो आपने देखा 2 sin θ प्लस 15। अब cos² थीटा को ही आप लोग sin² थीटा में चेंज कर सकते हैं, sin θ को तो cos θ में चेंज कर नहीं सकते। ठीक है, तो आपने देखा 2 sin θ प्लस 15। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, ये क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको, मेरे हिसाब से शायद CPO 2020 में क्वेश्चन आया सेम। ठीक है, आपने देखा 15 sin² थीटा जो है उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 sin² थीटा माइनस 2 sin θ माइनस 8 = 0। अब आपने देखा 15 8 120 होता है, तो 10 और 12 का फैक्टर बनेगा, आपने लिख दिया। ठीक है, अभी आप देखें यहाँ पे कि अगर मैं 5 sin θ कॉमन ले रहा हूँ, 5 नहीं 3, 5, चलो मैं यही लिख देता हूँ। अगर मैं 3 sin θ कॉमन लूँ तो आप देखेंगे 5 sin θ माइनस 4 बचेगा, और फिर अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो आप देखोगे 5 sin θ माइनस 4 बचेगा। अब sin θ की 2 वैल्यू आ गई, क्या क्या, एक वैल्यू तो आ गई 4/5 और एक वैल्यू आ गई -2/3। अब ये वैल्यू तो रिजेक्ट हो जाएगी क्योंकि थीटा जो है 0 से 90 डिग्री में है, तो sin θ जो है पॉजिटिव होता है, साइन क्या सारे ही पॉजिटिव होते हैं। तो आपने देखा ये आ गया आपका परपेंडिकुलर, ये आ गया आपका हाइपोटेन्यूज, बेस कितना आ गया आपको पता है 3 4 5 का ट्रिपलेट होता है। तो आपने देखा 3 - 4/3 और 2 + 4/3, तो आप इसको सॉल्व करें, 9 में से 4 गया 5 और 6 और 4 10, तो आपका आंसर जो है 1/2 आ जाएगा। ठीक है, मतलब 7 का आंसर जो है वो पहला हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला है राइट सर्कुलर कोन ऑफ लार्जेस्ट वॉल्यूम। अच्छा, लार्जेस्ट वॉल्यूम इज कट आउट फ्रॉम
सॉलिड वुडन हेमिस्फीयर। पहली बात तो आपको पता है ये जो बाउल की शेप होती है ना, ये हेमिस्फीयर होता है, आधा स्फीयर बोलते हैं इसको, ठीक है। तो आपने देखा कि अब इसमें से कोन, आपने देखा हाईएस्ट वॉल्यूम का कोन हम कैसे काट सकते हैं, जब हम इसका जो बेस है, जो सर्कल इसका बेस है वो इक्वल रखते हैं। आपने देखा कि हाईएस्ट कोन मैं तब काटूंगा जब जो इसका जो नीचे बेस है, ये जो बेस सर्कल है, ये कंप्लीट कोन में आ जाए। तो आपने देखा ये कोन बन गया। अभी आपने देखा कोन बन गया तो आपको पता है क्वेश्चन में बोला था रिमेनिंग मटेरियल, आपने देखा इस हेमिस्फीयर में से कौन काट लिया। अब बात होती है जब भी कुछ काट लिया, किसी स्फीयर किसी शेप से दूसरी शेप में चेंज कर दिया, पानी इधर का उधर कर दिया, जो भी कर दिया, तो आप देखते क्या हो, आप सिर्फ इतनी चीज़ देखते हो क्या कि इसका हेमिस्फीयर का टोटल वॉल्यूम इतना है, इसमें से कौन का वॉल्यूम काट दो। आपने देखा कौन का वॉल्यूम हो कितना जाएगा, आपको पता है कितना होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब आपने हाइट देखी, हाइट जो है आपने देखा कि बेस सेंटर ऑफ बेस से अगर आपने हाइट देखी तो आपने देखा कि अगर ये बेस है और बेस का सेंटर ये है, और अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ये जो है रेडियस हो जाएगी। तो आपने देखा एच की वैल्यू जो है आर है, तो वॉल्यूम कितना हो गया, पाई आर क्यूब 1/3। तो आपने देखा वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, आपने देखा ये तो कौन का हो गया, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर जो होता है वो कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। अभी आपसे बोला है क्या, आपको बोला है कि द रिमेनिंग मटीरियल इज व्हाट परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम। आपने देखा कि हेमिस्फीयर में से कौन काट दिया, तो आपने देखा बचा हुआ मटेरियल कितना रह गया, आपने देखा 2/3 में से 1/3 गया, तो रह कितना गया, 1/3। और पूछा किस पे, ओरिजिनल हेमिस्फीयर के वॉल्यूम पे, जो कि ये है। आसान क्वेश्चन था, सिर्फ आपको ये इंटरप्रेट करना था कि क्वेश्चन बनेगा कैसे, ठीक है। 1/2 इंटू 100% कितना हो गया, 50% इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो थोड़ा सा इसमें आपको लॉजिक लगाना है कि हाइट जो है रेडियस के इक्वल हो जाएगी। अब ये है, आपने देखा कि ट्राइंगल ए बी सी है और एंगल ए जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल बी, मान लो ये बी, तो आपको पता चल गया ये प्लस यहाँ पे आएगा गाइस नीचे, ठीक है। तो आपने देखा ये बी, अगर आप इसको देखो कि एक ही केस पॉसिबल हो सकता है, क्या केस एक ही पॉसिबल हो सकता है कि एंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी और एंगल ए जो है वो ट्वाइस ऑफ एंगल बी है, ठीक है। तो आप क्या देखेंगे इस क्वेश्चन में, आपने क्या किया, अपना आप मान लो कि एंगल बी ये है और ये ए है और ये सी है। आपने मान लिया कि एंगल बी जो है वो 45 डिग्री है, आपने मान लिया, तो आपको पता चल गया अगर ये 45 तो एंगल ए जो है तो दुगना है, 90 हो गया, और ये भी फिर 45 रह गया, क्योंकि बी 45 ये 90 तो ये 45 बचा। तो आपने देखा ए बी की जो वैल्यू है वो कितनी है, ए बी जो है वो सी है, ये ए सी जो है वो बी है और सी बी जो है वो ए है। अब आपको पता है क्या होता है, ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। आपने देखा कि 45 डिग्री और 45 डिग्री, तो आपने देखा दो एंगल इक्वल, तो इनके सामने वाली साइड भी इक्वल, मतलब बी इक्वल टू सी हो गया। तो आपने देखा ए स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर तो कॉमन है, और माइनस वाला तो कोई केस ही नहीं बनता। और अगर आप सी डॉट सी लिख दो, सी स्क्वायर को सी डॉट सी, और इसकी जगह एक सी की जगह आप बी लिख दो, क्योंकि बी इक्वल टू सी, तो आप देखोगे कि ए स्क्वायर प्लस इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस बी सी जो है रिलेशन आपका बन जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, बहुत कराया है क्वेश्चन मैंने, आप लोग खुद से ट्राई कर लेना, ठीक है, बहुत करा दिया। क्वेश्चन में बोला है इन एन ऑफिस 70% ऑफ द नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ आर फीमेल। तो आपने देखा मेल और फीमेल का क्या रेशो है, आपने देखा अगर फीमेल 70% है तो मेल कितने हो गए 30%, आपने देखा 3:7 आ गया, ठीक है। फिर बोला है 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ इंक्लूडिंग 35 मेल्स गॉट प्रमोशन इफ देयर आर 105 फीमेल्स। आपने देखा फीमेल की जो रेशियो है वो कितनी है, 7 की वैल्यू कितनी दे दी आपको 105, तो एक की वैल्यू आ गई 15, 3 की वैल्यू 45, मतलब मेल कितने हैं आपके पास 45 और फीमेल कितनी है 105। और अगर मैं जोड़ करके देखूं तो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय है कितने 150। क्वेश्चन में बोला है 80% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। आपने देखा 150 का 80% कितना हो जाएगा, आपने देखा कि 150 का 80% हो जाएगा 120, मतलब 120 लोगों को प्रमोशंस मिली हैं, जिसमें 35 मेल है। तो आपने देखा इसमें 35 अगर मेल है तो 85 फीमेल हो गई। तो आपने देखा 35 मेल को प्रमोशन मिल गई और 85 फीमेल को प्रमोशन मिल गई। आपसे पूछा है इफ देयर आर इतना देन व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज गॉट प्रमोशन। आपने देखा 85 को मिली प्रमोशन, टोटल नंबर ऑफ फीमेल इतनी, क्योंकि आपसे पूछा है क्या व्हाट परसेंटेज ऑफ फीमेल एम्प्लॉयज, मतलब फीमेल एम्प्लॉयज में पूछा है, तो आप
डिनोमिनेटर में टोटल एम्प्लॉयज़ नहीं फीमेल एम्प्लॉयज़ रखेंगे। तो आपने देखा कि ये गया 17 पे, ये गया 21 पे, और फिर 17 पंजे 85 और 21, तो आपने देखा 1700 जो है 21 से थोड़ा सा ही कम है, तो ये 80.95% आ जाएगा आपका आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तो CPO में भी आया था, CGL 19 में भी आया था, और CPO 19 में अभी 2 प्रैक्टिस सेशन पहले मैं ये भी क्वेश्चन करा चुका हूँ। तो ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना। मैंने आपको बताया था लास्ट टू लास्ट, मतलब एक तो आज और जो कल सेशन कंडक्ट किया उसमें मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन इस डाटा के बिना भी हो जाएगा, ठीक है, नहीं इस डाटा नहीं, एक सेकेंड, इस डाटा के बिना, कि अगर वो नंबर ऑफ स्टूडेंट ना भी देता 42 तब भी हम ये क्वेश्चन कर देते, ठीक है। तो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, बहुत होनहार हैं आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन में बोला है ए जो है 40% मोर देन बी। चलो आपने माना क्या, आपने माना कि चलो पहले तो सी से चलते हैं, ओहो डी भी है, ठीक है। आपने देखा कि डी से 60% मोर देन है, तो आपने देखा डी अगर ये, तो सी कितना हो गया, इतना हो गया। फिर आपने देखा कि बी जो है 60% लेस देन, मतलब 40% है, तो 160 का 40% आ कितना जाएगा, 64। और ए जो है वो 40% मोर देन बी है, तो 64 का 40% ज़्यादा। तो आपने देखा कि 64 इंटू 14 कितना हो जाएगा, 64 इंटू 14 896, तो 89.6 हो जाएगा। अभी बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू देख लेते हैं। आपने देखा कि पहले तो सी इज 60% मोर देन बी, इससे 60% ज़्यादा, तो 64 का 160 पॉसिबल नहीं है, ठीक है। बी इज 36% लेस देन डी, तो आपने देखा इससे 36% कम कितना हो गया, इसका 64%, 100 माइनस 64/100, तो आपने देखा 100 36% कम ना, मतलब इसकी 64% वैल्यू, तो डी की 64% वैल्यू आ कितनी गई, 64 ही आ गई, मतलब ये वाला ऑप्शन ठीक है, बाकियों को चेक ही मत करना। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा है। क्वेश्चन में बोला है ए स्टार्टेड अ बिजनेस इतनी इन्वेस्टमेंट के साथ, 2 मंथ बाद बी आ गया कैपिटल लेके इतना, फिर 2 मंथ बाद दोबारा मतलब 4 मंथ बाद ए के सी आ गया इतना कैपिटल लेके। आफ्टर 10 मंथ फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द बिजनेस, जब ए ने शुरू किया था उसके 10 मंथ बाद क्या हुआ, आपने देखा पहली बात तो, अच्छा आपने देखा पहली बात तो ए ने कितना इन्वेस्टमेंट किया, आपने देखा ए ने जो है ना वो 1,12,000 इन्वेस्टमेंट किया, और पूरे साल के लिए आप चेक कर ले चाहें, पूरे साल के लिए उसका इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। अभी क्या हुआ, अभी आपने देखा कि 2 महीने बाद बी आया, और 10 महीने बाद की बात है, मतलब आपने देखा ये 2 महीने बाद आया और 10 महीने बाद, मतलब इसने 8 महीने के लिए, इसने 8 महीने के लिए 80,000 रुपया, 80,000 इसने 8 महीने के लिए लगाया, और उसके बाद इसने क्या किया, 10 महीने बाद इसने 8,000 विड्रॉ कर लिया, मतलब 72,000 रह गए इसके 2 महीने के लिए। फिर आपने देखा कि सी जो आया था कितने पैसे लेके आया था, 72,000 लेके आया था, चलो ठीक है, और 4 महीने बाद आया था, और 10 महीने बाद की बात मतलब 6 महीने के लिए, ठीक है। और फिर इसने क्या किया, इसने 8,000 निकाले, मतलब इसके रह गए कितने, 64,000, वो भी कितने टाइम के लिए रह गए इसके 64,000, 2 महीने के लिए, ठीक है। अब ये आ गया आपका प्रॉफिट का रेशो, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम। आपने देखा प्रॉफिट ऑफ ए रेशो प्रॉफिट ऑफ बी रेशो प्रॉफिट ऑफ सी। चलो सॉल्व करते हैं। आपने देखा 3 0 से, तो पहले 3 0 काटो, ठीक है। फिर आप इसको फर्दर आगे देखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 12 दूनी 24, 1344, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 64 और 144 को अगर मैं जोड़ूँ, 64 144, तो यहाँ पे 784 आ जाएगा, और फिर 72 चेक, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है, कितनी आ जाएगी, 560 आपकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो अब देख लो कॉमनली ये कट किस पे रहा है, 4 पे तो जाएगा, ठीक है, 4 पे चला जाएगा, उसके अलावा भी जाएगा ये। तो अब देखो कि अगर मैं इसको कितने और पे काट सकता हूँ,
4 पे जाएगा और फिर दोबारा 4 पे चला जाएगा। ये था 16 पे जाएंगे तीनों। आपने देखा 16 पे अगर ये जाता है तो यहाँ से आ जाएगा 84, और 16 पे अगर ये जाए तो आपने देखा 4 आएगा पहले, तो फिर 9 आ जाएगा, और 16 पे अगर ये गया तो 48 दिया 35। ठीक है, तो ये रेशो आ गया। ये प्रॉफिट ऑफ ए, प्रॉफिट ऑफ बी और प्रॉफिट ऑफ सी का रेशो आ गया। अब बोला है क्या कि प्रॉफिट में से बी को इतना मिला, तो आपने देखा बी का प्रॉफिट कितना आ गया, इतना 49 की वैल्यू, ये एक की वैल्यू 200 आ गई। अभी आपको बोला है टोटल प्रॉफिट बताइए। 84 + 49 + 35 जब आप करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 168, 168 × 200। तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो 33600 इज़ योर करेक्ट आंसर। तो डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा पहली बात तो कि इसमें कॉमन क्या दिख रहा है। आपने देखा कि अगर मैं इसको बोलूँ तो ये लिखा है 0.13 × 3 लिखा है। ठीक है, इसका पूरे का स्क्वायर है। तो आप देखें कि अगर आपको अंदर, मतलब न्यूमरेटर में तो आपको पता ही ये आ जाएगा। ठीक है, और डिनोमिनेटर में अगर मैं 3 का स्क्वायर बाहर निकाल लूँ, मतलब 9 निकाल लूँ, तो आप देखोगे अंदर कितना लिखा है ये। फिर आप देखें कि 81 जो होता है वो क्या होता है, 9 × 9। अब आप 9 जो है 3 का स्क्वायर होता है, इसको अंदर बांट दो इसके साथ, तो आपने देखा कि यहाँ पे भी कितना हो गया, एक चीज़। ठीक है, अभी आपने देखा कि आप अगर 1/9 को कॉमन ले लें, मतलब 9 अगर आप कॉमन ले लें यहाँ से, तो 1/9 बचा यहाँ से। तो फिर आप इसको सॉल्व करें। आपने देखा ये 9 हो गया। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं अगर देखूँ तो ये जो लिखा है ना, ये 2.4 का पहली बात तो अगर स्क्वायर देखें तो कितना होता है, 5.76, और ये 3 पे गया, मतलब ये लिखा हुआ है 3 × 5.76, और इसको मैं बोल सकता हूँ क्या, 2.4 का स्क्वायर, मतलब 2.4 का स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो 2.4 का अगर स्क्वायर आपने कॉमन लिया तो अंदर बचा 2.4 की पावर 4, और फिर 6 × 2.4 की पावर 2, और यहाँ से बचा 3 × 9। ठीक है, आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा 5.76 × 6 अगर मैं करूँ तो 6 6 36, 72, 6 6 36 और 6 7 42 और 34.56। ठीक है, तो ऐसा करते हैं हम ना, 5.76 को 2 गुना करके देख लेते हैं। तो अगर मैं इसका 2 गुना कर दूं तो आप देखेंगे कि यहाँ पे आ जाएगा 11.52। ठीक है, तो ये जो है लिखा है कितना, 3.11, 3 × 1.52 लिखा है। ठीक है, तो ये तो कॉमन ही हो गया। हाँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर गया, तो आपने देखा ये लिखा हुआ है कितना, ये लिखा है 1/9, और इसको डिवाइड करना है आपको किससे, स्क्वायर से। तो आपने देखा ये जो हो गया वो 2.4 × 2.4/9 हो गया, जिसको आप लोग बोल सकते हैं 0.8, और 0.8 तो आपने देखा ये आगे कितना गया, 0.64 आ जाएगा। तो 0.64 जो है किस किस के बीच में लाई करता है, 0.6 और 0.7 के। तो बी जो है करेक्ट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन बोला एन ऑब्जर्वर हु इज़ इतना मीटर टॉल। तो आपने देखा ये जो है इतना मीटर टॉल हो गया, 1.62 मीटर टॉल है। ठीक है, 1.62 मीटर टॉल है। ठीक है, इज़ 45 मीटर अवे फ्रॉम द पोल, मतलब ये पोल मान लीजिए, तो आपने देखा ये जो है 45 मीटर अवे है इससे, कोई बात नहीं। अभी बोला है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पोल। तो आपने देखा जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो क्या बनना है, आपने देखा एंगल ऑफ एलिवेशन जो है वो ये बन जाएगा। ठीक है, और ये जो है आई साइड मान ले, और इसकी वैल्यू आपको कितनी दिया, 30 डिग्री। ठीक है, अब हाइट ऑफ द पोल बतानी है आपको। पहली बात तो आपको एक चीज़ पता लगी क्या, कि ये कितना हो गया, 45। अगर ये 45 तो ये भी 45, और ये होता है √3 और ये होता है 1, और ये तो √3 की वैल्यू अगर 45 आ गई तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 45/√3, जिसको आप बोल सकते हो क्या, जिसको आप लोग बोल सकते हो 15√3। तो आपने देखा 15√3। ठीक है, और ये कितना है, 1.62 मीटर। तो 15√3 को आप लोग सॉल्व कर लें, फिर 15√3 की वैल्यू जो है वो आ जाएगी आपकी 2598, और 1.62 अगर आप जोड़ते हैं इसमें तो आपकी वैल्यू जो है वो आ जाएगी 6, लास्ट में 6 बचेगा, 27.6 आ जाएगा। ठीक है, 27.6 इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, आपने देखा कि 72 जो होता है,
अगर हमें 17 बनाना है यहाँ पे, तो आपको पता है √9 इंटू √a है। आपने देखा क्या लिखा हुआ है, आपने देखा 2ab है, जिसमें से ये a हो गया, ये b। और आपने अगर देखा कि अगर मैं देखूँ कि √9 माइनस √a का स्क्वायर अगर मैं खोलूँ, तो आप देखोगे a² प्लस b², 9 + 8 17, माइनस 2ab कितना हो जाएगा, -2 इंटू √9 इंटू √8 जो कि √72 हो जाएगा। मतलब ये सारे का सारा टोटल मिला के जो लिखा है वो क्या लिखा है, √9 माइनस √a का स्क्वायर। और इसका आपको अंडर रूट करना है, तो आपने देखा ही गया। √9 को आप बोल सकते हो 3, और √2 को कितना √8 को क्या बोल सकते हो, 2√2। ठीक है। अब एक और आपके पास कंडीशन है क्या, 3 + 2√2। अब ये तो सबसे आसान होता है, आपको पता है 2a और b को 1 मान ले, तो आपने देखा कि √2 + 1 का स्क्वायर अगर मैं खोलूँ, तो आप देखोगे 2 + 1 3 और 2√2 हो जाएगा। तो आपने देखा ही गया। तो √2 + 1 जो कि √2 कितना होता है, 1.4, तो एक में जोड़ा तो 2.4 आ जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में बोला क्या, a वर्क ट्वाइस एज फास्ट एज b। तो आपने देखा a और b का एफिशिएंसी का जो रेशो हुआ वो कितना होगा, 2:1। फिर आपने देखा b और c का भी एफिशिएंसी का रेशो 2:1। अगर मुझे इन दोनों रेशो को कंबाइंड करना है तो b की वैल्यू इक्वल करनी है, तो आप लोग देखोगे कि a b c का जो कंबाइंड रेशो आया ये आया, मतलब एफिशिएंसी का जो रेशो आया a b c की कितना आ गया, 4:2:1। फिर आपने देखा कि ए बी सी अगर साथ में मिलके काम करते हैं डी की मदद से, तो काम हो जाएगा 4 दिन में, और डी अगर अकेला करे काम को तो कितने टाइम में, 16 दिन में। आपने देखा एक चीज़ के टोटल वर्क 16 आ गया, ये 4 आ गया, इसका वन डे वर्क कितना आ गया, 1। आपने देखा एक दिन का काम ए बी सी डी का कितना है, 4, जिसमें से एक काम डी कर रहा है, तो ए बी सी कितना काम कर रहे हैं साथ में मिलके, आपने देखा ए बी सी जो है 3 काम कर रहे हैं साथ में मिलके। अब आपने देखा कि ए बी सी का एक दिन का काम 3 आ गया, ठीक है, और डी का एक दिन का काम 1 आ गया। क्वेश्चन में आपको बोला गया है, आपको बोला है कि एक सेकेंड, ऑल 3 वर्किंग टुगेदर कैन फिनिश इफ डी अलोन कैन फिनिश द सेम टास्क, ठीक है, इन हाउ मेनी डेज, 75%। तो आपने देखा कि टोटल वर्क कितना, 16। अब टोटल वर्क हो गया आपके पास 16, जिसमें से ए को काम कितना करना है, आपने देखा कि ए को जो काम करना है वो 75% करना है, मतलब 3/4 करना है। तो अब आपको ए का वन डे वर्क रिक्वायर है। आपने देखा कि ए बी सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई टोटल मिला के, 4 और 2 6 और 1 7। 7 की वैल्यू जो है वो आपको कितनी दे दी है, वन डे वर्क इक्वल 3। तो एक का वैल्यू कितना आ गया, 3/7, तो 4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा 12/7। मतलब ए का जो वन डे वर्क आपके पास आया है वो रिक्वायर्ड आया है कितना, 12/7। अब आप इसे सॉल्व कर लो, तो आपने देखा कि 3 चौक और 3 × 4 कितना, 12, तो 7 डेज इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सबसे पहले आपको काम क्या करना है, आपने अपने टेबल अपने हिसाब से निकाल लिया, अपने हिसाब से निकाल लिया कि ए बी सी का ना वन डे वर्क 3 है। फिर आपने देखा कि ए बी सी की एफिशिएंसी है कितनी, आपने देखा ए बी सी की एफिशिएंसी या फिर वन डे वर्क बोल दें तो कितना है, 4:2:1। फिर आपने देखा अगर मैं इनका एफिशिएंसी या वन डे वर्क को जोड़ूँ तो वैल्यू कितनी आ रही है, 7, यहाँ पे आ रही है 3। तो आपने 7 की वैल्यू को 3 के इक्वल पुट कर दिया, 1 की वैल्यू निकाल ली, 3/7 आ गई। फिर आपने ए का वन डे वर्क निकालने के लिए 4 की वैल्यू निकाली जो कि 12/7। आपने देखा टोटल वर्क जो ए को करना है बाय वन डे वर्क। क्वेश्चन सॉल्व। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से कर लेना, बार बार रिपीटेड आया CPU 19 में, इससे पहले 4 शिफ्ट में करा चुका हूँ मैं। वॉल्यूम बोला है, हाइट दे दी है, तो आपको पता है वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, πr²h। इसकी वैल्यू दी हुई है कितनी, इतनी। तो आपने देखा h की वैल्यू दे रखी है, तो r² जो होगा, r² जो आपके पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 34। तो आपने देखा ये 22 को कितनी बार काटेगा, सॉल्व करो। तो आपने देखा कि सॉल्व करके अगर मैं देखूं तो 34, अगर मैं इसको 22 पे काट दूँ तो एक बार तो 44 पे गया, ये 2 पे गया, ठीक है, तो 8 3 और फिर 66 पे गया, तो आपने देखा कि 238 आ जाएगा, ठीक है। और 238 आया आपके पास, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया 34 से, तो आपने देखा ये 7, तो आपकी रेडियस कितनी आ गई, 49 का अंडर रूट, जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 7 सेंटीमीटर। अब कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है सिलेंडर का, तो आपने देखा 2πr²
आर एच कितना है 34, तो आपने देखा कि 44 इंटू 34 है, तो 44 इंटू 34 तो यूनिट डिजिट कितना आना चाहिए आपका 446 आना चाहिए यूनिट डिजिट, तो आपने देखा 1496 जो है आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन है देखो कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी मैं छुड़वाता चल रहा हूँ आपको ये सिंप्लीफिकेशन के कि आप ही करना। करते हैं चलो, ये कितना हो गया 1/4, तो 4 इंटू 1/4 कितना हो गया 1। चलो ये कितना हो गया 8 इंटू 16, अब 8 इंटू 16 तो आपने देखा 8 डिवाइड, तो ये हो गया 1/16, ठीक है। अभी माइनस, तो आपने देखा 4 को अगर मैं डिवाइड करूँ 8 से तो कितना आएगा 1/2, ठीक है। और अभी हुआ क्या कि आपने देखा कि इसका ब्रैकेट किसके साथ बंद है, तो आप देखोगे कि इसका ब्रैकेट जो है वो है, एक सेकेंड, हाँ जी। तो आपने देखा इसकी ब्रैकेट में एक बार चेक करूँ, इसकी ब्रैकेट जो थी ये यहाँ तक आ रही है, ये जो है ना टेढ़ी मेढ़ी ब्रैकेट ये यहाँ तक आ रही है। तो आपने देखा यहाँ से तो ये आ गया। अब इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना है, तो आपने देखा कि 1/2 में 1 जोड़ूंगा तो 3/2 माइनस 1/16, तो आपने देखा अगर इसको 16 बनाना है तो 8 से, तो ऊपर भी 8 से 24/16 हो जाएगा। तो ये कितना बचा, ये बचा 23/16, तो ठीक है। और फिर अब 8 से डिवाइड करना है, तो आपने देखा 8 से डिवाइड कर दो और ऊपर चला जाएगा 16, तो 64 23, और फिर 8 इंटू 23/64 हो जाएगा। तो आपने देखा है तो 8 आ गया, तो 23/8, अच्छा सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है बहुत कर लिया आपने देखा, पी आउटसाइड है, सर्कल के पॉइंट 26 सेंटीमीटर अवे है किससे, सेंटर से। तो ये क्वेश्चन तो CGL 19 में भी आया और इससे पहले CPO 19 के भी शिफ्ट में मैं करा चुका हूँ, ठीक है। और आपने देखा ये R हो गया तो ये भी R हो जाएगा, रेडियस है रेडियस। फिर आपने देखा PAB जो है वो सीकेंट है, A और B पे इंटरसेक्ट कर रहा है। BB की लेंथ दे दी आपको कितनी 32 सेंटीमीटर, PA की लेंथ दी आपको 18 सेंटीमीटर। अब आपको पता है कि अगर आप इसको C मान लो और इसको D मान लो तो PA इंटू PB इक्वल टू PC इंटू PD। आपने देखा कि PC इंटू PD कितना हो जाएगा 18 इंटू 32, और PA जो होगा, ओ सॉरी ये हो गई PA और PB की, तो PC क्या होगा, PC जो होगा वो 26 माइनस R हो जाएगा, और PD जो होगा वो 26 प्लस R हो जाएगा। आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो 18 दूनी 36 54 और 576 आ गया यहाँ से 676 जो कि 26 का स्क्वायर है, R स्क्वायर। तो R स्क्वायर की वैल्यू जो है वो कितनी आ गई 100, तो R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, रेडियस 10 आ गई आपकी, यही पूछा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है क्या कि कॉनिकल वेसल है, इंटरनल बेस रेडियस इतना, हाइट इतना, भरा हुआ लिक्विड से, और इस पूरे लिक्विड को सिलेंड्रिकल वेसल में खाली कर दिया, इंटरनल रेडियस दे दिया, हाइट पूछा है। लो जी, कॉनिकल का वॉल्यूम आपको पता है कि जो पानी आपने भरा है उससे कैपेसिटी शो होती है, कैपेसिटी मतलब वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ कॉन इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आप लोग कर दो। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर और वॉल्यूम ऑफ कॉन को जब आपने इक्वल किया तो आपने देखा 1/3 पाई R स्क्वायर H, और फिर पाई R स्क्वायर, हाइट आपसे पूछी है, पाई से पाई गया पहले तो, ये गया 6 पे, ठीक है, और 15 चौक, और फिर आपने देखा कि ये तो पॉइंट में चला गया। अब ये अगर देखें तो 2 ये गया 5 पे, तो आपने देखा 18 8 कितना होगा 144 का डिवाइड करेंगे 5 से तो आप देखेंगे 28.8 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये आपके पास हाइट आ गई। अब ये मार्क प्राइस कर लेना। फर्स्ट डिस्काउंट देखो, मैं सबसे आसान तरीका बताऊँ। देखो आपने देखा कि डिस्काउंट दे दिया 25% का, मतलब मार्क प्राइस के 75% वैल्यू मतलब किस पे बेच रहा है 3/4 पे। तो आपने देखा कि
पहला जो सेलिंग प्राइस आया वो कितना है 600। अभी एक और डिस्काउंट दिया है, उसके बाद जो है आपने देखा कि 540 जो है उसको कस्टमर को, रिटेलर को जो है रेट पड़ा है, ठीक है, रिटेलर ने जो है वो इतने में ख़रीदा है। तो आपने देखा 5 को अगर नहीं सॉरी 6 को अगर मुझे 54 बनाना है तो मुझे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, आपको पता 90 से करना पड़ेगा। मतलब अगली जो वैल्यू है वो कितनी है 90%, मतलब 600 के बाद 90% पे बेचा तो कितना डिस्काउंट दिया 10%, ठीक है। अब ये कोसेक थीटा आपको दे दिया, आपको पता है कि 1.25 क्या होता है 5/4, या फिर कोई चाहे तो 125/100 कर लेना तब भी 5/4 आएगा। आपने देखा ये हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर, बेस कितना आ गया 3 आ गया। अब 4 tan थीटा माइनस कॉस थीटा, सेक थीटा कितना हो जाएगा कॉट थीटा, सॉल्व कर लो। आपने देखा ये कितना हो गया, ये हो गया आपके पास 16/3 और -3 + 1 -2, ठीक है। और फिर आपने देखा यहाँ पे आ गया +2 और 5/3। तो अब आप इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे कितना आ गया 10/3 और नीचे से कितना आ जाएगा 11/3। तो आपने देखा 10/11 आ जाएगा आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन है, आपने देखा 2x² + 7x - 2 की वैल्यू कितनी लिखी है 8x। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा 2x² - x -2 की वैल्यू जो है आपके पास कितनी आ गई ये। तो आपने क्या किया /2x कर दिया, आपने /2x किया तो आपने देखा x आ गया, -1/x आ गया और इसको सॉल्व किया तो माइनस, तो यहाँ पे प्लस आ गया तो 1/2, मतलब x - 1/x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2। आपने देखा आपसे क्वेश्चन में पूछा है क्या x³ + 1/x³ की वैल्यू बताएं। आप एक चीज़ देखें क्या कि अगर मैं x - 1/x का अगर मैं क्यूब करूँ तो x³ - 1/x³ आएगा। आपसे पूछा गया x³ + 1/x³। सबसे पहला काम आपको करना क्या है, आपको क्या करना है, x + 1/x इससे बनाना है। आपको पता है कि x + 1/x जब बनता है तो वो बनता कैसे है, x - 1/x का होल स्क्वायर +4। तो आपने देखा कि इसको जब आपने पुट किया 1/2 का स्क्वायर कितना 1/4 + 4 कितना आ गया √17/2 आ गया, ठीक है। अब यही पूछा है x³ + 1/x³, तो कर लें। आपने देखा x³ + 1/x³ की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, आपको पता है 17√17, मतलब a³। अगर x + 1/x a है तो x³ + 1/x³ क्या हो जाएगा आपका a³ - 3a, तो 3√17 तो आपने देखा अगर इसको 8 बनाना तो यहाँ 12 बनाना पड़ेगा, तो 5√7/8 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। 5√7/8 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन में बोला है फॉर डिस्काउंट इज अलाउड ऑन अ मार्क प्राइस। आपने देखा पहली बात तो क्या, आपने देखा कि अगर 10% डिस्काउंट दिया, पहली बात तो आप एक चीज़ देखें इस क्वेश्चन में कि आप कैसे करें इसको, आप इधर मार्क प्राइस लिखें, ठीक है, इधर कॉस्ट प्राइस लिखें। आपने देखा कि मार्क प्राइस में जो है डिस्काउंट जब आता है तब सेलिंग प्राइस आता है। तो आपने देखा कि सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी आएगी, आपने देखा मार्क प्राइस जो है, मान लीजिए आपने मार्क प्राइस कितना मान लिया 100 मान लिया, कॉस्ट प्राइस भी आपने 100 मान लिया, ठीक है। आपने देखा मार्क प्राइस पे जब डिस्काउंट आया 10% तो वैल्यू कितनी रहेगी 90। कॉस्ट प्राइस पे कितना इंक्रीमेंट हुआ, आपने देखा अगर डिस्काउंट उसने 10% दिया तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ 25%, तो उसका 125 वैल्यू हो गया। तो 90 की वैल्यू 125 हो गई, 1 की वैल्यू कितनी हो गई 125/90। अभी बोला है कि वो डिस्काउंट कितने का दे 25%, मतलब 75 की वैल्यू पे बेचे। तो हमने देखा 125, 90, 75। अब ये आपके पास सेलिंग प्राइस आ गया। आपने इसको सॉल्व कर लेना है आगे। आप जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपकी वैल्यू जो आएगी वो कुछ आएगी, इसको सॉल्व करके 104/16, मतलब 104:1/6। तो आपने देखा ये सेलिंग प्राइस आ गया। ये आपके पास कॉस्ट प्राइस था तो प्रॉफिट कितना हो गया 4 सही 1/6 इंटू कॉस्ट इंटू 100 बाई कॉस्ट प्राइस। तो आपने देखा प्रॉफिट बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100 लिखा है, तो आपने देखा कि इतने का आपको प्रॉफिट हो जाएगा। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन में बोला देखो अमाउंट कितनी हो जा रही है 7200, प्रिंसिपल कितना 5000, 1/r 1 + r/100 और यहाँ पे टाइम आ जाएगा कितना 8 ईयर्स। आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा 2 0 से 2 0 गई, और अगर मैं इसको 2 पे काटूँ तो यहाँ आएगा 25, यहाँ आएगा 36। तो आप एक चीज़ कह सकते हो क्या कि 36/25 की वैल्यू जो आएगी आपके पास वो कितनी आ जाएगी 1 + r/100 की पावर 8। अगर मैं पावर कर दूँ बाय 2 और यहाँ पे भी पावर कर दूँ बाय 2 तो आप देखो कि 6/5 लिखा है।
तो मतलब 1 प्लस आर बाई 100 अगर पावर 4 है तो यहाँ पे 6/5 वैल्यू आ जाएगी। क्वेश्चन बोला व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ इतना 4 ईयर्स में, मतलब इसकी वैल्यू आपको कंप्लीट दे दी, आपको प्रिंसिपल दिया, पहले तो अमाउंट निकलेगा। अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर बाई 100 की पावर टी, टाइम क्या है 4 साल, तो आपने देखा ये पूछा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 6/5 रख दो। आपने देखा 65, 13 पंजे 65, और फिर अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 13 छिक 78, तो 7860 अमाउंट आ गया। प्रिंसिपल कितना था? आपने देखा प्रिंसिपल है 65/50, तो आपने देखा कि 1310 जो है वो आपके पास क्या आ गया? कंपाउंड इंटरेस्ट आपका 1310 रुपये आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन है फ्रॉम अ टॉप ऑफ अ लैंप पोस्ट, मतलब ये लैंप पोस्ट है, इसके टॉप से 2 ऑब्जेक्ट्स ऑन अ ग्राउंड ऑन द सेम साइड, मतलब लैंप पोस्ट का जो फुट है उसके सेम साइड पे है। आर ऑब्जर्व्ड एंगल ऑफ डिप्रेशन जो है कितना? ये है 30 डिग्री और ये है फिर 60 डिग्री। आपने देखा कि अल्टरनेट एंगल ये 30 और ये कितना हो गया? 60 हो गया, कोई बात नहीं। अब डिस्टेंस बिटवीन इन दोनों के बीच का डिस्टेंस दिया आपको कितना? 32√3 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या? वैल्यू ऑफ एक्स, तो ये पूछा है कि इसकी हाइट बताएं। पहली बात तो एक चीज़ देखेंगे क्या, 60 डिग्री की ट्रायंगल पे अगर आप बात करें तो आपको पता है ये होता है √3, ये होता है 1, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है 2, उसको मत लिखें, ठीक है। फिर आप अगर 30 डिग्री के एंगल देखें, अगर आप 30 डिग्री एंगल देखें, मतलब ये वाली ट्रायंगल देखें, कौन सी ट्रायंगल? अगर आप ABC ट्रायंगल देखें, अगर आप ABC ट्रायंगल देखें तो आप देखें ये 30 डिग्री, तो आपको पता है ये जो पूरी लेंथ होती है, नीचे वाली जो पूरी लेंथ होती है कितनी होती है? √3, और सामने वाली कितनी होती है? 1। आपने देखा 1 की वैल्यू √3, तो √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपको पता है 3, मतलब BC जो टोटल है वो कितना है? 3 है, जिसमें से CD जो है वो कितना है? 1 है, ठीक है। तो अब आपने देखा कि BC में से, मतलब BC टोटल में से अगर मैं CD घटाऊँ तो BD आ जाएगा। BD की लेंथ कितनी? 2, और 2 की वैल्यू कितनी दी है? 32√3। आपसे पूछा गया, आपसे पूछा है कि भाई, अच्छा आपसे पूछा है कि √3 की वैल्यू बताइए, तो आपने देखा कि 1 की वैल्यू 16√3 आ गई, और √3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 48। 16√3 इंटू √3 कितना आ जाएगा? 48। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये मैंने 30 डिग्री के हिसाब से लिखा है, ठीक है। तो आपने देखा कि 1 की वैल्यू √3 जो कि 60 डिग्री ट्रायंगल के हिसाब से थी, तो √3 की वैल्यू कितनी, मतलब पूरा BC की वैल्यू जो है आपकी 3 आ जाएगी। अब ये वाला साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला हद किया हमने क्वेश्चन, है ना। आपने देखा मान लो ये A है, ये B है, और ये D है, और ये C है। आपने देखा ABCD जो है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। फिर आपने देखा कि AB और DC को प्रोड्यूस किया जाए तो मीट करेंगी E पे, अगर BC को और AD को प्रोड्यूस किया जाए तो मीट करेंगे F पे, ओके। आपने देखा BFA की वैल्यू दे दी आपको कितनी? 60 डिग्री, ओके। AED की वैल्यू दे दी कितनी? 30 डिग्री। अभी आपको बोला है देन द मेजर ऑफ एंगल ABC, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। तो आपने देखा अगर ये 60 है 30, ठीक है, आपने देखा ये 30, तो आप क्या करो, आप इसको x मान लो, ठीक है। आपने x माना तो ये कितना हो गया? 180 - x, ठीक है। फिर आप देखोगे कि अगर 180 - x, हाँ, अगर ये x हो गया तो आपको पता है ये कितना हो जाएगा? 180 - x, तो ये भी x हो गया, ठीक है। और फिर आप देखो कि ये दोनों एंगल इक्वल है, इनकी वैल्यू है कितनी? आपने देखा इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी? मान लो y मान लो, तो y की वैल्यू इस ट्रायंगल के हिसाब से कितनी आ गई? आपने देखा y की जो वैल्यू है इसके हिसाब से आ जाएगी 180 - 60 - x, तो आपने देखा 120 - x आ गई। और इस वाले के हिसाब से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपने देखा y की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी 180 में से 30 गया पहले, तो फिर 180 - x गया, तो आपने देखा 180 + x हो जाएगा, ठीक है। तो आप देखोगे x - 30 हो गया, y की 2 वैल्यू आ गई, दोनों को आपस में इक्वेट कर दो। आपने देखा कि एक वैल्यू ये, दूसरी वैल्यू ये, तो आपने देखा 2x की वैल्यू 150, तो x की वैल्यू कितनी हो गई? 75। अच्छा क्वेश्चन है, मज़ेदार क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। आपको एक चीज़ इसमें लेट करनी ही पड़ेगी तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व होगा। क्वेश्चन में बोला है 7 ईयर्स एगो, देखो आपको पता है मैंने एज आपको कितना अच्छा कराया, ठीक है। 7 ईयर्स एगो A और B की एज का रेशियो कितना है? आपने देखा 4:5, और 7 ईयर हैंस। अब कोई बोलेगा सर हैंस का मतलब भाई पूर्व, मतलब आगे, पूर्व मतलब पूर्व नहीं, पूर्व तो पहले का होता है, आगे, ठीक है। तो 7 साल आगे, 7 साल बाद,
ठीक है। तो एज कितना 5:6। अभी आपने देखा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस जो है कॉमन है, और एज का डिफरेंस भी कॉमन है कि प्रेजेंट से 7 साल पहले की बात हो रही है और 7 साल बाद की, मतलब टोटल गैप कितना हो गया 14 साल। मतलब रेशियो के हिसाब से गैप 1 का, और वैसे कितना 14 साल का गैप है, तो 1 की वैल्यू 14 और 1 की वैल्यू अगर 14 आ गई, फिर आप देखेंगे क्या, आप देखेंगे, अच्छा ठीक है, आपने देखा क्या 1 की वैल्यू 14 साल, आपने निकाली 5 की वैल्यू, 5 की वैल्यू कितनी आ गई 70, 6 की वैल्यू कितनी आ गई 84, मतलब एक ही एज 7 साल बाद कितनी है 70 साल, और बी की एज 7 साल बाद कितनी है 84 ईयर्स। आपसे पूछा है कि 5 साल बाद का रेशियो बताएं। आपने देखा अगर 5 साल बाद का, ये कितना है 7 साल, इसमें से 2 साल घटाए कितने हो गए 5 साल बाद का रेशियो आ गया, रेशियो नहीं आ गया, एज आ गया, किसका एज का, ए का सॉरी। आपने देखा कि 7 साल बाद का एज कितना 70, आपने देखना है क्या कि 5 साल बाद का ए का एज कितना, आपने 2 साल घटा दिए, फिर आपने यहाँ से भी 2 घटाए, तो आपने देखा बी का जो एज है 5 साल बाद 82 है। आपसे इन्हीं का रेशियो पूछा है, तो 68 और 82 का रेशियो पूछा है, तो पहले तो 41 और 34 पे जाएगा, मतलब यही करेक्ट आंसर। ठीक, अब ये बोला है कि ए और बी एम्प्टिंग पाइप्स हैं, खाली करने वाले, सी फिलिंग पाइप है, तीनों पाइप को साथ में खोल दिया। दे टुक 80 मिनट्स टू एम्प्टी 5/18। पहली बात तो आपने देखा ए अगर किसी पाइप को 6 टाइम में भरता है, 6 घंटे में खाली करता है, सॉरी अब की बार ये खाली कर रहे हैं भाई, अचंबा ही है। और बी जो है 16 घंटे में खाली करता है, तो आपने देखा कि इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48। तो आपने देखा इसका 1 आवर काम 3 और इसका कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। फिर आपने देखा क्वेश्चन में आपको बोला है कि ऑल द 3 पाइप्स वर ओपन टुगेदर। आपको पता है सी जो है फिलिंग पाइप है, अब कुछ नहीं डाटा पता आपको सी के बारे में। क्वेश्चन में बोला है कि 48 का 5/18 जो भरा हुआ था उसको खाली करने में 80 मिनट्स लग गए। 80 मिनट का मतलब क्या हो गया, 80 मिनट का मतलब 1 घंटा और 20 मिनट। 20 मिनट को अगर मैं चेंज करूं तो आप देखो पूरे आवर में कितना हो जाएगा 4/3। ठीक है, तो आपने देखा कि ए बी सी का 1 आवर वर्क, ठीक है, 1 आवर वर्क ऑफ ए बी सी कैसे आ गया टोटल वर्क, और टाइम कितना लगा 80 मिनट। 80 मिनट मतलब 4/3 घंटे। आपने देखा कि अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, चलो करते हैं। आपने देखा कि पहले तो ये गया 6 पे और ये गया 8 पे, चलो, और फिर मैं देखूं कि ये गया 2 पे, तो आपने देखा 10। तो तीनों का 1 आवर वर्क मिला के कितना हो गया 10। अब आपने देखा कि ए का 1 आवर वर्क कितना 8, बी का कितना 3, तो इन दोनों का 11 हो गया, और सी का कितना हो जाएगा 10 - 11 कितना -1। अब माइनस साइन क्या शो करता है, माइनस साइन ये शो करता है कि अगर ए और बी खाली कर रहे थे तो बी सी क्या होगा भर रहा होगा। अगर ए और बी खाली कर रहे थे और हमने उनको प्लस माना है, तो सी जो है माइनस आया, मतलब ये भर रहा है। तो आपने देखा इसका 1 आवर वर्क इतना आ गया, इसका टोटल टाइम, मतलब क्वेश्चन में बोला पाइप सी जो है अलोन कितने टाइम में भर देगा। आपने देखा टोटल वर्क कितना 48, 1 आवर वर्क, तो आपने देखा 48 आवर्स लगेंगे टोटल। अब ये है लेट एक्स बी द लीस्ट नंबर, सच दैट इतना डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2 आना चाहिए, और सम ऑफ डिजिट पूछा एक्स का। आपने देखा कि पहली बात तो 4, 5, 6, 7, 8, 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है एलसीएम इंटू के प्लस रिमाइंडर, और के की वैल्यू आपने तब तक रखती जानी है जब तक, मतलब के की वैल्यू आपने तब तक रखनी है जब तक 13 का एग्जैक्ट मल्टीपल ना आपको मिल जाए। आपने देखा कि पहली बात तो एलसीएम कितना, आपने देखा 4, 5, 6, 8, तो पहली बात तो 4 कट गया, 8 पंजे 40 और 40 दिया 120, 7 840 हो जाएगा। एलसीएम जो है आपके पास इसका कितना आ जाएगा, एलसीएम जो है 840 आ जाएगा। आपने देखा एलसीएम जो है 840 आ गया, तो आप निकाल ही लोगे, प्लस इंटू के, रिमाइंडर कितना 2 आना चाहिए। अब के की मैं क्या वैल्यू रखूँ कि 13 पे सेटिस्फाई कर जाए। तो पहली बात तो ना आपको पता है कि 840 जो है ना, उसको आप 13 का मल्टीपल देखो कि इससे छोटा 13 का मल्टीपल है कितना। आपने देखा कि अगर मैं देखूं 840 अगर 13 पे काटना है एग्जैक्ट, तो 13 × 78, वो आपने देखा 13 × 65, 13 × 78 और ये 60 आ जाएगा, तो 13 × 52 होता है। तो
तो आपने देखा कि 832 के जो है वो डायरेक्टली कटेगा किससे, 13 से। रह कितना गया 8k + 2। अब आपने देखा कि ये तो 13 से कट ही जाएगा, बात करनी है इसकी, मतलब ये कब 13 से कटेगा। आपने k की वैल्यू 1 रखी, अगर आप k की वैल्यू यहाँ से रखना शुरू कर दोगे ना, क्वेश्चन बड़ा लंबा हो जाएगा। आप इसको ना 2 पार्ट में तोड़ लो। एक पार्ट ऐसा कर लो जो कि इससे छोटा नंबर जो 13 से एग्जैक्ट कटता हो। आपने देखा 832 जो है एग्जैक्ट कट जाएगा, मतलब अब 832 के बारे में सोचना ही नहीं, इसको सॉल्व ही नहीं करना। आपने रखी k की वैल्यू 1, तो 8k + 2 कितना आ गया, 10 आ गया। 10 जो है 13 से नहीं कटेगा। फिर 2 रखी वैल्यू, आपने k की वैल्यू 2 रखी, तो आपने देखा 16 और 2 18 आ गया, नहीं कटेगा 13 से। k की वैल्यू 3 रखो, आपने देखा 8 तिया 24 और 2 26, 26 जो है 13 से कट जाएगा, मतलब k की वैल्यू आपकी 3 आनी चाहिए। तो 840 × 3 + 2, तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 2522। ठीक है, तो ये एक ऐसा नंबर है, अगर 4 5 6 7 8 12 पे अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर देगा 2, पर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय है 13। ठीक है, और इसका सम ऑफ डिजिट पूछा है, तो आपने देखा 5 7 9 11, तो सम ऑफ डिजिट कितना आ जाएगा 11। अब ये वाला क्वेश्चन है, आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। ठीक है, कैलकुलेशन है, पूछा गया था इसलिए मैंने यहाँ पे डाला है। देखो ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप एक चीज़ देखेंगे क्या, आप पहले तो इस क्वेश्चन को ना सिर्फ इसी तरीके से सॉल्व करें। आप देखें कि 3 7 और 11 पे तीनों पे कटना चाहिए, मतलब 3 7 और 11 का एलसीएम कितना आ गया। आपने देखा 3 7 और 11 अगर तीनों पे कटना है इसको, तो 3 7 11 का एलसीएम आपके पास कितना आ गया, 231 आ गया। आप तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, फिर आप क्या करो, इसको डिवाइड करो। ठीक है, इससे आपने देखा 231 पे ये 2 बार जाएगा, पहले तो आपको पता है 462 आ जाएगा। अब यहाँ पे बचा 6, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, यहाँ पे XY। अब आपको पता है कि 2 3 1 को अगर मैं 30 से मल्टीप्लाई दूं तो आपको पता है कि वैल्यू कुछ 6930 आएगी। अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई दूं तो ये जो है ना 8000 के पास आ जाएगा, जो कि नहीं होना चाहिए। मतलब 8000 से तो ज़्यादा हमें जाना नहीं, मतलब 8000 तक भी नहीं जाना हमें 6930 तक भी नहीं रहना, इनके बीच में रहना है हमें, क्योंकि हमारे पास 4 डिजिट नंबर है क्या, 76XY, जो कि किससे कटना चाहिए, 231 से। तो आपको पता है कि इसके बीच का नंबर होना है, किसके, 30 और 40 के मल्टीपल के बीच का। तो आपने क्या किया, पहले तो आपने इसको 32 पे ही मल्टीप्लाई करके देख लो। आपने इसको 32 पे मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा कि 231 को अगर मैं 32 पे मल्टीप्लाई करूँ तो आपने देखा 7392 आ रहा है। ठीक है, पर आपके पास तो यहाँ पे 6 है, आप 3 से मल्टीप्लाई करें। आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपने देखा 7623 आ रहा है। मतलब x और y की वैल्यू अगर यहाँ पे 2 3 हो जाती, x की वैल्यू 2 y की वैल्यू 3 हो जाती है अगर यहाँ पे, तो आप लोग कह सकते थे क्या कि ये 231 मतलब 3 7 और 11 एग्जैक्टली डिविजिबल है उनसे। तो यही मेरे हिसाब से सबसे छोटा तरीका है। तो आपके पास x और y की वैल्यू आ गई, तो x² कितना हो गया 4, y² कितना हो गया 9, तो 4 और 9 को जोड़ा तो आपने 16 आ गया, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। और इसी तरीके से करना आप ऑप्शन को इवेल्युएट मत करना, क्योंकि 25 का आप जो कम मैथ्स में नॉलेज रखता है ना बच्चा, वो इसको तो कर लेगा, चाहे इसमें वो 2 मिनट लगाए, पर इसमें जब वो ऑप्शन में देखने लगेगा ना कि किस किस का स्क्वायर करके 25 बना होगा, किस किस का स्क्वायर करके 10, और वैल्यू तो नहीं हो सकती कि नहीं हो सकती, क्वेश्चन जो है टाइम खा जाएगा आपका। ठीक है, आपने देखा पर्सन रोआ डिस्टेंस इतने टाइम में, तो आपने देखा कि स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम कैसे आ जाएगी, डिस्टेंस कितना है 15/4, टाइम कितना है 3/2, तो आपने देखा यहाँ से ये 2 पे गया और ये गया 5 पे, तो आपने देखा स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम जो है आपके पास कितनी आ जाएगी, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम आपके पास आ जाएगी कितनी, 2.5 km/h। ठीक है, और स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम क्या, डिस्टेंस कितना 13 किलोमीटर, टाइम कितना इतना, तो 13/2 कितना आ जाएगा 6.5 km/h। ठीक है, आपने देखा स्पीड ऑफ डाउनस्ट्रीम ही आ गई, स्पीड ऑफ अपस्ट्रीम ही आ गई। क्वेश्चन बोला हाउ मच टाइम इन आवर्स विल द पर्सन टेक टू रो अ डिस्टेंस ऑफ इतना इन स्टिल वाटर। पहले तो आपको स्टिल वाटर का स्पीड निकालना है, तो आपने देखा स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर कैसे आएगी, इन दोनों का जोड़ करो कितना आ जाएगा 9/2, कितना आ गया 4.5 किलोमीटर। तो आपने देखा 4.5 km/h है स्पीड ऑफ पर्सन इन स्टिल वाटर। इतना डिस्टेंस इसको रो करना है, टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस, स्पीड कितनी इतनी, तो इसको बोलेंगे 9/2, तो ये गया 20 पे जाएगा पूरा, तो 20 आवर्स लगेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, देखो बहुत आसान है। आपको बता क्या कि ट्रेन बी की स्पीड जो है उससे 16 km/h कम है ए की स्पीड, तो आपने देखा 16 स्पीड कम,
और टाइम जो है वो कितना ज़्यादा लग रहा है, आपने देखा ए को ज़्यादा लगता है किससे, बी से 4 घंटे। तो आपने देखा 16 4 16 का 2 गुना कर दो, 3 गुना कर दो, और 4 का 2 गुना और 3 गुना। आपने देखा 16 8 32 चौक कितना होता है, आपको पता है 32 64 128 होगा। आपने देखा स्पीड और टाइम को मल्टीप्लाई किया, आपको पता है डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपको चेक करना है। आपने देखा स्पीड इंटू टाइम, यहाँ से करो यहाँ से करो, वैल्यू इक्वल आनी है, जो कि कितनी आ रही है आपकी वैल्यू 128, और डिस्टेंस कितना है 384, मतलब ये दोनों गलत। फिर आपने क्या किया, 32 इंटू 12 किया और 48 इंटू 8 किया। 48 इंटू 8 किया तो आपने देखा कि दोनों से सॉल्व करके जो कि इक्वल आएगा हर बार, आप 48 को 8 से करो, 32 को 12 से, आपकी वैल्यू सेम आनी है कितनी 384, मतलब डिस्टेंस कितना आया आपका स्पीड इंटू टाइम करके 384, और वास्तव में डिस्टेंस है कितना, इतना। अब आपके पास दो स्पीड आ गई, एक स्पीड ए की है एक स्पीड बी की है। चेक करना है किसकी स्पीड, एक कौन सी स्पीड ए की है कौन सी बी की। आपसे पूछा क्या स्पीड ऑफ बी बताइए। पहली बात तो आपको दिया है क्या, स्पीड ऑफ ट्रेन बी जो है वो ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, आपको दिया है स्पीड ऑफ ट्रेन ए इज़ 16 किलोमीटर पर आवर लेस देन स्पीड ऑफ बी, मतलब स्पीड ऑफ बी ट्रेन बी 48 रही होगी, जिससे 16 कम जो है 32 है, ये स्पीड ऑफ ट्रेन ए रही होगी। तो हमने देखा स्पीड ऑफ ट्रेन बी कितनी आ गई 48 किलोमीटर पर आवर। बहुत आसान क्वेश्चन में बोला है एंगल सी जो है 90 है। चलो अब ये क्वेश्चन भी CGL 19 में पूछा गया था, बताओ, ठीक है, ट्रायंगल ABC, और डी जो है क्या है, एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। अब AC की लेंथ दे दी आपको 5, BC दे दिया आपको 12, आपको पता है ये कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। अब आपको पता है कि AC और AB का जो रेशो होगा एंगल बाइसेक्टर, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर क्या कहता है, कहता है AC/AB, मतलब ये दोनों साइड का रेशो क्या हो जाएगा CD/BD। तो आपने देखा इसकी वैल्यू 5, इसकी वैल्यू 13, मतलब ये कितना हो गया 5:13। आपने देखा टोटल किया कितना 18, 18 की वैल्यू कितनी आ गई। आपने देखा CD और BD को अगर मैंने जोड़ा तो कितना आ गया रेशो के हिसाब से 18, वैसे कितना है 12, तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, एक की वैल्यू होगी 12/18। और फिर आपको निकालना क्या है CD, क्योंकि आपसे फाइनली पूछा क्या है AD, आपको AC पता है, CD निकाल दो, बात बन जाएगी। तो CD 5 की वैल्यू मतलब 60/18, तो आप इसको काट भी सकते हो, 6 पे ही आ गया 10/3, ठीक है। और ये 5 आ गया, ये 10/3 हो गया, तो ये आगे निकाल लो। आपने देखा AD जो होगा 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 100/9 325 आ गया, ठीक है। और 325 आपका फाइनली कर आगे ना ये आएगा, ठीक है, सॉल्व कर लेना अपने आप। अब ये वाला क्वेश्चन, अब देखो हमने क्या बताया था कि मैंने बताया था आपको हाफ A + B + C और A - B का स्क्वायर, B - C का स्क्वायर और C - A का स्क्वायर। ये पिछली ही शिफ्ट में क्वेश्चन हुआ है, ठीक है। अब आप ABC की वैल्यू पुट करें, आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, बजाय इसके कि आप इसमें ही ABC को रख रहे हैं, आप यहाँ पे पुट करें, ये बहुत सारी वैल्यू तो ख़त्म ही हो जाने वाली है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन भी पिछली से पिछली शिफ्ट में हो चुका है। आपको दिया लेंथ ऑफ पैरेलल साइड्स, आपको एक साइड दे दी 21 सेंटीमीटर और एक साइड दे दी आपको 51 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको बोला है ईच अदर 2 साइड जो है वो 39। आपने देखा दोनों साइड अगर इक्वल हो गई, जो कि अदर साइड है, मतलब जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल हो गई, तो ये आइसोसेलेस बन गया। अब ये आइसोसेलेस बन गया तो आपको पता है कि ये जो हाइट की वैल्यू है दोनों जगह सेम होगी, और ये जो लेंथ है वो लेंथ ये वाली होगी। तो आपने देखा अगर ये 21 तो ये भी 21 हो गया, तो बचा कितना 30। अब 30 को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो 15-15 में, ठीक है। तो आपने देखा कि ये 15, ये 39, तो ये 5 और ये 13, तो ये कितना हो जाएगा 12 इंटू, आपने देखा 12 इंटू 3 हो जाएगा ये 36। हाइट कितनी आ जाएगी 36। कैसे किया मैंने देखा हाइपोटेन्यूज जो है कितना है 39, ठीक है। बेस कितना है 15, तो मैंने क्या किया इसको 3 पे काट दिया। मैंने देखा ये 13 ये 5, तो आपको पता है 5 12 13 का होता है। अब मैंने काटा 3 पे था तो मल्टीप्लाई भी कर दिया, तो 12 3 कितना हो गया 36। अब हाइट ही पता करनी थी, हाफ सम ऑफ 2 पैरेलल साइड कितना हो गया 72, 36, तो 36 का स्क्वायर जो कि कितना होता है 1296, ठीक है। तो आपको पता है हाफ इंटू सम ऑफ 2 पैरेलल साइड इंटू हाइट जो होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम का फॉर्मूला होता है, तो वही आपसे पूछा है। और आपको पता है कि 66:2/3%, मतलब 2/3 इंटू 3/4 इंटू 1/8 ऑफ सर्टेन नंबर कितना है 179, ठीक है। आपने देखा वो नंबर होगा कितना, आपने देखा कि वो नंबर होगा 8 चौक 32 या 96 और 6, ठीक। फिर अब आप इसको देखें कि अब बोला है क्या कि इसी नंबर का
33:1/3% मतलब 1/3 और 3/4 तो आपने दिखाई गया। और तो 179 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 17 चौक 68 और 716 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब डी आई द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु ऑब्टेन्ड, ठीक है, 20 मार्क्स और मोर बट लेस देन 60 मार्क्स। तो आपने देखा कि 20 मार्क्स से ज़्यादा और 60 से कम, तो इसका जोड़ कर दोगे तो आपकी वैल्यू 480 आ जाएगी। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। अभी बोला है 60% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग 50 मार्क्स और मोर बट लेस देन 70 मार्क्स आर गर्ल्स। 60% ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, 50 से ज़्यादा और 70 से कम। तो आपने देखा 270 और 270 का जो 60% है, आपने देखा 270 का जो 60% है वो है नंबर ऑफ़ गर्ल्स। तो आपने देखा नंबर ऑफ़ गर्ल्स हो कितनी गई, आपने देखा नंबर ऑफ़ गर्ल्स जो हो गई 162 हो गई। ठीक है, फिर दिया है क्या, एंड 55% ऑफ द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग 70 मार्क्स और मोर आर ऑल्सो गर्ल्स, मतलब 70 से ज़्यादा और 90 से कम। तो आपने देखा 180 और इसमें क्या है 55% जो है वो गर्ल्स हैं। चलो अच्छी बात है। तो आपने देखा इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, सॉल्व करके 99 आ जाएगी। ठीक है, ये 9 पे गया, ये 5 पे और फिर ये 11 पे, 99 आ जाएगा। अभी आपसे पूछा है क्या, देन द टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स ऑब्टेनिंग 50 से ज़्यादा और 90 से कम। तो आपने देखा 50 से ज़्यादा 90 से कम, इन दोनों का जोड़ कर दो तो ये कितना हो जाएगा, 261 हो जाएगा, मतलब 261 इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन बोला टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग लेस देन 50 मार्क्स इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन। आपने देखा पहले तो 50 मार्क्स से कम है क्या, आपने देखा 50 मार्क्स से कम ये सारा, तो इसका आपने जोड़ किया तो इसकी वैल्यू जो है 375 आ जाएगी। ठीक है, फिर आपने देखा इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑब्टेनिंग 60 मार्क्स और मोर। तो आपने देखा 220 और 355 आ गया। तो इससे पूछा कितनी ज़्यादा, तो आपने देखा 20 ज़्यादा किससे, 355 से। तो आपने इसको सॉल्व किया तो आपने देखा करीबन 5.6% आ जाएगा। ठीक है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब ये वाला क्वेश्चन आ गया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल डी एंड ई इज़ व्हाट परसेंटेज मोर देन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल बी एंड सी। आपने देखा बी और सी ये और डी और ई ये। तो आपने देखा कि अगर मैं इसमें 62 जोड़ दूँ जो कि 170 डिग्री बनता है, तो 170 डिग्री 170 नहीं 180 बनेगा। तो 180 डिग्री स्ट्रेट लाइन है, वैसे भी आप देख सकते थे, पर इस पर नहीं गुमान करेंगे आप इसको जोड़ेंगे। तो आपने देखा 180 डिग्री जो है डी और ई का नंबर ऑफ़ स्टूडेंट और बी और सी का कितना हो जाएगा, आपने इसको जोड़ा तो आपने देखा 144 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे पूछा ये इससे कितना ज़्यादा, 36 ज़्यादा है, किससे, 144 से। तो आपने देखा 1/4 मतलब 25%, आसान चीज़ है। ठीक है, 1/4 है मतलब 25%, इंटू 100 कर लेना। क्वेश्चन में बोला है द रेशो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ टू दैट ऑफ गर्ल्स इन स्कूल सी इतना, बी इतना, व्हाट इज़ द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ इन सी टू द नंबर ऑफ गर्ल्स इन बी। तो आपने देखा पहली बात तो सी की बात हो रही है, सी मतलब ये। ठीक है, 11 की वैल्यू कितनी आ गई, 79.2, एक की वैल्यू 7.2। तो आपने देखा लड़के कितने हो गए, आपने इसके लड़के देखने ना, तो 7.2 इंटू 6 हो गया रेशो। अब नंबर ऑफ़ गर्ल्स होनी चाहिए बी में, तो आपने देखा बी कितना है, ये 18 की वैल्यू दे दी आपको कितनी, 64.8। एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आपने देखा कि अगर 64.8 को अगर मैं डिवाइड करूँ किससे, 18 से, 7 और 11 18, तो आपने देखा कि 3.6 आ गई एक की वैल्यू। ठीक है, और 3.6 आ गई, और गर्ल्स कितनी है, आपने देखा कि 11 की वैल्यू निकाल लेंगे, फिर 3.6 इंटू 11। तो आपने देखा नंबर ऑफ़ बॉयज़ इन स्कूल सी, नंबर ऑफ़ गर्ल्स इन स्कूल बी, सॉल्व कर लो, 2 12:11, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत जल्दी जल्दी होने वाली डी आई है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन स्कूल सी एक्सीड्स द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट ए और बी। तो आपने देखा ए और बी में अगर मैं जोड़ दूं तो वैल्यू कितनी आ रही है, 100.8, और ये इससे कितनी ज़्यादा, आपने देखा 18 डिग्री ज़्यादा है। ठीक है, तो 18 डिग्री टोटल कितनी है, 360 डिग्री, कितने बच्चे हैं, 9000। तो आपने देखा ये 20 पे गया और ये 450 आ जाएगा। ठीक है, 450 जो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं ज़्यादा हैं, तो ये किस किस के बीच में लाई करेगा, ये करेगा 440 और 460 के बीच में।
क्वेश्चन में बोला इन विच सिटी द डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर पी इज 1.25 टाइम्स द एवरेज डेली सेल्स ऑफ इतना ABCDE। पहले तो न्यूज़पेपर क्यू कौन सा है, ये वाला, जोड़ दो 1050, 1700 और 1300, 3000 आ गया। ठीक है, 3000 का एवरेज निकाल लो 600, और 600 का 1.25 टाइम होना चाहिए। तो आपने देखा कितना हो गया, 750 हो गया। अब बोला है क्या कि इन विच सिटी द डेली सेल्स इज़ इतना टाइम्स। तो आपने देखा 750 कौन सी वैल्यू है, डी। तो डी सिटी में ऐसा हो रहा है। टोटल डेली सेल्स ऑफ न्यूज़पेपर पी इन सिटीज़ B, D and E is what percentage less than that of न्यूज़पेपर Q। तो आपने देखा टोटल डेली सेल B, D, E में कितनी है न्यूज़पेपर P की। तो आपने देखा B, D और E जोड़ा आपने, कितना हो गया 1300, और 1300 में अगर आप 560 जोड़ोगे तो कितना हो गया 1860। कितना कम है किससे, ACDE में Q के हिसाब से। तो आपने नहीं, ACDE में Q न्यूज़पेपर। तो आपने देखा कि टोटल हमने 3000 किया था, 3000 में से 600 घटा दो तो कितना हो गया 2400 हो गया। तो आपने देखा कि कितना कम है, आपने देखा कि ये कम है कुछ 40, और 540 कम है कितने पे, 2400 पे। जो आपका आंसर आएगा वो 22.5% आ जाएगा, मतलब सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन में बोला व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ टोटल डेली सेल ऑफ पी न्यूज़पेपर पी इन सिटी A एंड C। तो आपने A और C में जोड़ा तो कितना आ गया आपके पास 1120, और न्यूज़पेपर Q जो है वो B और D में। तो आपने जोड़ा तो कितना आ गया 1280। अब आप इसको काट दो। आपने देखा कि ये पहले तो इस पे चला जाएगा, फिर आ जाएगा आपका 00 गया, 56 और 64 आ गया, फिर आपने देखा तो 7 पे जा रहा है, मतलब 8 पे जा रहा है। 8 7 जा 56, 8 8 जा 64, तो 7:8, मतलब सी इज़ द करेक्ट आंसर। तो अभी की वीडियो के लिए इतना ही। अभी आपके 4 शिफ्ट रह गई CPO 2019 की, कल परसों तक निपटा देंगे उसको। 4 नहीं 3 शिफ्ट रह गई, तो कल और परसों तक हम उसको निपटा देंगे। ठीक है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना फ्रेंड रिलेटिव जो भी तैयारी कर रहा हो, कमेंट कर देना अपने प्रीशियस रिव्यूज़, फॉलो कर लेना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग खुश रहें, तैयारी करते रहें। थैंक यू, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। थैंक यू।